यहाँ इस धरने पर संघर्ष के लिए बैठी इस सरदारी को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। और हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें मुद्दे से भटकी हुई नज़र आएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, कई बार होता है। लेकिन मेरी बातें आमतौर पे एक समय बीतने के बाद समझ में आती हैं। मेरे साथ ये समस्या है कि पता नहीं परमात्मा ने कैसी समझ दी है कि जो भी बात बोल रहा होता हूँ वो कुछ समय के बाद हो रही होती है, और उस टाइम की बात मैं कम बोल रहा होता हूँ जो उस टाइम पे चल रहा है। क्योंकि मेरे को अपने पुरखों की एक बात याद आती है, मेरे दादा की एक बात मुझे याद आती है। कई बार ना वो उनकी कही हुई बहुत सी बातें याद आती है, लेकिन एक बात वो जब मेरी दादी को बोल रहे थे कि जब हमारा डंगरों वाला जो हिस्सा था वो चूर्ण लग गया, उसमें तूड़ा भी पड़ा था, तो उसमें तूड़े में बारिश आई तो पानी टपकन लग गया, और फिर ऊपर जाकर बिल मूंदन पे हांग हला रहे और वो बिल मूंदे नहीं रहा। तो मेरा दादा ने बोला कि भगवान जब बारिश का इंतजाम करना हो ना तो चमासा आने तो पहले करा करें, चमासा आए पाछे उसका इंतजाम कौन हो है। ईब तो न्यू है, ठीक है, काम चलन का काम हो जाएगा, इसका टेम्परेरी करांगे, लेकिन छात की मरम्मत चमासे तक पहले कर लेनी चाहिए। पहले कच्ची छात होया करती गामा में। मैं भी यही बात कहा करूं कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए थे ये सोच करके कि हम जो हैं आने वाले टाइम में हमारी अगली पीढ़ियां कहीं बाय चांस उसी चक्कर में फिर ना फंस जाए जिस चक्कर में तो निकाल के लाए थे, जिसने गुलामी का दौर कया करते। और वो कुछ नियम हम लोगों ने फॉलो करने बंद कर दिए, जिसकी बदौलत हमारे पूरे गांव बर्बादी की दिशा पे चल पड़े। आज बैठेंगे बूढ़े जब आपस में बात करेंगे तो अपनी अगली पीढ़ी के बारे में चर्चा करेंगे, अगबकती नाश हो लिया रे, कोई नहीं मानता भाई, घर घर टूटे पड़े भाई, परिवार में यो काम हो रहा भाई, वह विचार चल रहा है, पता नहीं और भी कितनी सारी बात कम है आपस में। लेकिन न्यू नहीं समझ पाते कि यो ठीक क्या ते नहीं हो रहा। मारे सारे मानसा ने न्यू बेरा या गलत है, मारे सारे मानसा ने न्यू पता कि भविष्य इसका कैसा है, और उसके बावजूद भी हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। इसका क्या कारण है, ये सोचने वाली बात है। ये जो टावर आपके लागन लाग रहे हैं, और मैंने जो ये पीछे लिखा देखा है, मैंने इसमें 2-3 चीज बड़ी विरोधाभासी नजर आई जी, गलती मेरी माफ करियो, पहले बोल दूं। क्योंकि हमको हमारे समाज को पूरी समझ नहीं है, इसीलिए हमको नहीं पता कि हमने अपने बच्चों के लिए भविष्य कैसा बनाना है। आपने एक लाइन लिख रखी ऊपर, पावर ग्रिड की न्यायिक जांच और भूमिगत लाइन सर्वे, यो आपाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार ने इसकी जांच कर कौन रखी होगी कि इस लाइन तक के क्या हुआ है? जिन जिन गामा में ये लाइन गुजर रही है उन लाइन गामा का जाके किसी गांव वाले भाई ने जाके पता करा है? आपा बैठ गए, क्योंकि आपा ने तो एक और लाइन लिख रखी है तीसरे लाइन में कि अर्बन गांवों के आधार पर 41.50 करोड़ रुपए मार्केट रेट के नोटिफिकेशन और मुआवजा मिल जाओ। तो गांव का वो बालक जिसके किले में टावर ना गड्ढे होंगे उन्हें ठेका ले रखा भाई पीछे तो तुम न मिलेंगे, मैं क्यों आऊं उधार देने में, थम के हमारा हिस्सा बंटाओगे उसमें। इब या जो पहली लाइन है या है बढ़िया काम की, अगर जब हमारे बुढ़ा ने या हमारे जवान बालका ने इस बात का बेरा हो कि इसका क्या असर होने वाला है, तो पूरे देश में जहां जहां पावर ग्रिड जान लाग रही है, हाई टेंशन वायर जान लाग रही है, और जिन गामा के चारों के नहीं जान लाग रही है, एक बार उन गामा का हाल देखा हो। अपने आड़े हरियाणा में भिवानी के अंदर निमड़ी वाली गांव है, जहां 4-5 दिन पहले हम गए हुए थे, आप लोग भी गए होंगे। उड़े भी न्यू धक्का करके ने टावर लावे थे, हम भी जा रहे थे, हमने भी न्यू बेरा था कि इनका खेल के है, क्योंकि यह टावर वाली लाइन तो हम 3-4 साल हो बोलन लाग रहा मैं, लेकिन उस टाइम लोगों का कौन समझ आई थी। मैंने न्यू कहा था ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है ना, इसका टेस्टिंग इन्होंने मध्य प्रदेश में करी थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में टेस्टिंग ये करी कि मालिक के खाते में पैसा पहले आ गया, डीसी रेट के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से, और मालिक ने न्यू कह दिया कि तेरी जमीन एक्वायर कर ली,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के स्कीम के तहत और ईबीआर स्कीम में बड़ा प्रोजेक्ट लागेगा और अपनी जमीन महीना भीतर खाली कर दे, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके बैंक कार्ड के साथ जुड़ रहा है, आपका बैंक कार्ड आपकी जमीन की फर्द के साथ जुड़ रहा है, और जमीन एक बार अगले ने देखनी है। पटवारी तो न्यू कहना है या जमीन किसकी है पता कर, वो पटवारी ने सारा बेरा है। पटवारी मारे थोड़ा है, इन्हें खातर इन्हें ला रखे पटवारी हैं। पटवारियों का काम असल में आपकी जमीनों को इसी तरीके से लाके यहां तक लेकर आने का था। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर थी, आंगनबाड़ी वर्कर किसी भी भाई ने गारंटी है मैंने आंगनबाड़ी वर्कर की स्कीम का नाम नहीं पता पाओगा, जो उसमें बढ़ रहा है उन्हें तो बेरा पाओगा। आंगनबाड़ी वर्कर की स्कीम का नाम था आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। हमने पूछ लिया एक बार, एक आंगनबाड़ी वर्कर थी, मगर बहन जी यू केस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कि ना बालक की जो स्वास्थ्य है, बालक पैदा होने से लेकर उसके बाद तक की माओ को इसके बारे में समझ देने का प्रोग्राम है। मगर बेबे तू इस गांव में समझाओगी, जिस गांव की औरत जो है ना खेत में काम करती करती बालक जाम दे, तू उन बालक पढ़ना सिखाओगी। लेकिन उसका असली खेल मैंने कद समझ में आया जब मेरे पुरानी बात याद आवे हैं। एक गांव में, जिस गांव में मैं बैठा था, मैं बोला रैया तो फलाने की बहू नहीं है दादी, बोला बुढ़िया थी वह, बोले हाँ। मगर इनके कितने किले हैं? होंगे 60-70 किले का मालिक है यो। फिर यह 60-70 किले की मालिकन है या पोते ने लेके जावे आंगनबाड़ी में, कटोरा क्या तठा के जाओगे लेके जावे या चूरी ले आओगी। ओहो यो है असली काम तो। आपके बड़का का सारा डेटा और गांव की सारी लुगाइयां भिखारी बनाने का काम हो रहे, तो जिन घर में आयो आदमी कदे भूखा नहीं गया, उनकी लुगाई कटारा ठाठा चलेगी, तड़के तड़क तो जमीर तापे मर लेगा। मांगने वाला आदमी तो नीचा आगरे जी, मारे बड़े बुजुर्ग ने क्या आगरे, क्योंकि मेरे वह बात मेरे दादा की फिर याद आवे कहीं पर। मैं एक दिन उसके पांव बोचन लाग रहा तो मैंने उससे नहीं पूछ लिया, मैं दादा कोई गुरु मंत्र दे। मैं उन्हें पूछ लिया करता, मतलब जैसे ही ना वो एक लाइन में बड़ी बड़ी बात कह दिया करता। और मैंने शहर जाने की तैयारी करी थी। मेरे गांव में 10वीं के बाद स्कूल कौन था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, तो करनाल मैंने पढ़ने खातर भेजे थे। तो मेरा दादा मेरे थी बोला बेटा शहर जावे है, थोड़ा ध्यान रखिए, गांव में मत भूल जाइए। और जब आदमी उड़ा करे तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, एक पांव जमीन पर रहने चाहिए, और दूसरी बात अपना हाथ हमेशा न्यू रखिए, कदे न्यू ना करिए। बस मेरे वो बात ईब समझ में आवे उसका क्या मतलब था, कि जो आदमी का हाथ न्यू रहा है वो तो आदमी सिर ठा के भी कौन चल सकता, वो तो आदमी आंख में आंख मिला के नहीं कर सकता। आंख में आंख मिलाने के चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ दी जी। सरकारी मास्टर था मैं, 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि मेरे एक बात समझ में आई कि मेरे जरिए, मैं मास्टर था ना, मेरे जरिए मेरे गांव का स्कूल, यानी कि जिस गांव में मैं पढ़ाया करता, बर्बाद किया जाने लग रहा प्लानिंग के तहत। मेरे गांव के बालक मेरे हाथों बर्बाद करे जाने लग रहे। मैं वह देखने लग रहा कि मैं इस लूट का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं अपने अफसरों को लिख लिख के छक लिया, कह कह के छक लिया, धमका धमका के छक लिया। और मैंने एक साइंस पे काम करा था। मैं 3 साल की उम्र के बालक किसी भी बालक के बारे में नहीं बता सकूं भाई यो बालक परमात्मा ने यो काम कान खतर पैदा करा, यो डांगरा खातर पैदा करा है, यो खेत खातर करा है, यो घोड़ा खातर करा है, यो लड़न खातर करा है, यो कवि बनन खातर करा है, यो खिलाड़ी बनन खातर पैदा होया है। इसके उसके अंदर ये वाले गुण हैं। मैं पता कर लेता, मैं कहता सिस्टम को कि इन बालका ने इस फलानी चीज खातर तैयार करो, तो ना यो ये पढ़ाना पड़ेगा, यो ये पढ़ाना पड़ेगा। तो यो क्यों पढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम ने हमको ऐसा बना दिया कि जी आपका बच्चा गलती से भी सवाल करना ना सीख जाए, गलती से भी सिलेबस से बाहर की बात ना सीख जाए। इसीलिए आप और हम ऐसे हो गए, जो आया पीढ़ी है ना, इसी पीढ़ी जो हमारी 40 साल वाले 45 साल वाले, ये तो इसे हो रहे हैं कि किसान आंदोलन था तो सारे पगड़ी पगड़ी वाले दिखे थे, उड़ा जवान बालक एक नहीं गया। इन बुढ़ा ने भेजे नहीं। अब मैं सोचू कि ये गए क्यों नहीं? क्योंकि इन बालका ने वह बात सच लग गए
जो इंटरनेट पे आवे, जो गूगल माता कव है या जो सरकार कव है। क्योंकि कोरोना आया, आने से पहले बोल दिया था कि भाई एक ऐसी बीमारी लाने की तैयारी चल रही है। 2016 की वीडियोज हैं लोगों की कि भाई आने वाले टाइम में 2020-22 के आसपास ऐसी एक बीमारी लाई जाएगी जिसमें आपको घरों में कैद किया जाएगा, और ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में ऐसा किया जाएगा। यो भी पता था 2017 में बिल गेट्स को परमिशन मिली थी ये इंजेक्शन लगाने की, जो आपको 2020 में लगाए गए हैं, 21 में लगाए, 2017 में मिली थी परमिशन, 2014 में अप्लाई करा था। हमने कहा था यही बाप के लागने वाले हैं, वह भी कौन आई समझ में। मृत्यु उस टाइम कहा कर दे पागल हो रहा है मास्टर, दिमाग खराब हो रहा है, सरकार का विरोध करे। अरे बोले मैं कौन सी सरकार का विरोध करूं, जब मेरे हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की है, तीनों जगह सेम बात होने लग रही। न्यून चले जाओ, शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में है, न्यून तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, सारी जगह एक के भाषा बोलने लग रहे सारे के सारे नेता। समझने की बात है, सारे नेता एक भाषा कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ तब बोल सकते हैं जब उनको डायरेक्शन एक जगह से आती हो, अगर सबका मालिक एक हो तो ये सिर्फ तब आ सकती है। और यह बात हम बताने लग रहे, लेकिन कौन आई समझ में। कौन है मालिक? वो है उसका मालिक जो 1970 में हमारी सरकार को यह कहा कि तुम्हारे देश के अंदर भूखमरी है और तुमको हरित क्रांति के नाम पे ये बीज बोने पड़ेंगे और ये पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। पता चल रहा है वो रॉकफेलर मालिक है सारे पेट्रोल और डीजल के कुएं, जितने तेल के कुएं हैं अरब कंट्रीज के अंदर, उनका 70% कुआं का मालिक वो है रॉकफेलर। फिर पता चला वो है रॉकफेलर WHO का मालिक, वो है रॉकफेलर पेस्टिसाइड कंपनियां का और यूरिया DAP कंपनियां का मालिक, और वो है रॉकफेलर जितनी दवाई की कंपनी है इनका मालिक। यानी कि एक के आदमी के घर सारा पीसा तड़के ते लेकर सांझ तक भरन लाग रहे अपन बेराई को नहीं। दूसरा मानस कौन कि जो सारे वर्ल्ड के बैंकों को पैसा देता है। आप क्या मांगो 41.5 करोड़ के हिसाब से, अगर 150 करोड़ के हिसाब से भी मांगोगे ना तो 150 करोड़ के हिसाब से भी दे देंगे यहां आपने, कोई दिक्कत को नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि आप जिसने धन मान रहे हो, जिसने रुपया मान रहे हो, वो रुपया है ही नहीं। आपने बेरा को नहीं ना, यह बात याद करो। जिस टाइम पे पहली बार बैंक मैनेजर आपके घर में आया होगा, कदे आपके, मेरे ख्याल आप तब बुजुर्ग, आपके बड़ा था, आपके पिताजी आपके हाथ में आया होगा, तो न्यू कहा करता अपने घर का पैसा मारे बैंक में जमा करा दो। और आज आड़े जितने मानस बैठे हैं ना, मैं पूरी गारंटी दे कहूं हूं सारा पे लोन पाओगा। मारी दादिया के हाथा में, गले में, पैरा में सोनार चांदी मन ने अपनी आंखिया देखा है जी। आज किसी घर की लोगाई पे हो तो बता दो, एक आदमी बीमार नहीं था, कोई घर बता दो जिसमें बीमारियां का, दवाइयां का पूछतड़ा ना पड़ा हो। सारा परिवार बैठ के रोटी खाया करता। ईब हिसाब ला के देखना पड़ा है कई महीना पहला इकट्ठा बैठ के सारे परिवार ने रोटी खाई थी। खुशी ते प्यार तक कद बोले थे। आपा धन किसने क्या कर दे, नहीं कर दे। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ असली धन, पशुधन, खेत में उत्पादन धन, और माटी ने क्या कर दे आपा मां, धरती ने आपा मां क्या करते न, धरती नहीं बेचांगे। इब आपा अपनी मां का मुआवजा लेने चाल पड़े। बाद में इब हमने न्यू सोचा कि यार ऐसा क्यों होया करता। सन 2003 में, 2004 में जब गामा में दिल्ली के सेठ गाड़िया में बोरा में भर के नोट लेके जाया करते और जमीन कहा करते बोल के रेट बेचनी है मालिक तय। उस टाइम 2-2 लाख रुपए का रेट होया करता जमीना का न्यून करनाल के एरिया में, और वो कहा करता 3 के भाव बेच, 4 के भाव बेच। हमने रुपये के ऊपर रिसर्च करी, पता चला कि ये तो सारा खेल वहीं से चल रहा है। सारी सरकारों को, मीडिया को, EVM को, जमीनों को लूटने का खेल जारी है, और उसके लिए आपका गांव से विस्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर आदमी को गांव से विस्थापित होने के लिए तैयार करो, क्योंकि एक बात
जो फिर मैंने अपने पुरखों से ही सीखी थी, अगर आप अपनी जड़ों में हैं और आपकी जड़ किसी को दिखाई नहीं देती है तो आपने कोई हिला नहीं सकता। आप एक जगह था पेड्डा दूसरी जगह लाया कर दे, नहीं तो न्यू क्या कर दे, देखिए कदे जड़ दिख जा, जड़ नहीं दिखने दिया करते। इन्होंने क्या करा, आपके गांव में किसी और गांव का पढ़ाना होगा और उस गांव में किसी और गांव का होगा, और करनाल का आदमी, गांव का आदमी तो करनाल पढ़ रहने जाओगा, करनाल वाला दिल्ली रहना होगा, दिल्ली वाला अमेरिका जाने की तैयारी करने लग रहा है। मतलब आप अपनी जड़ों के पास कदे भी ना रहो, क्योंकि जिसके पास अपनी धोती, अपनी पगड़ी और अपनी जड़ यानी जहां वो पैदा हुआ है वह जगह है, उड़े सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। वहां पंचायत ने जो कह दिया वो चलेगा, या बात इन बेरा है। इसीलिए सबसे पहले आपको विस्थापित करना जरूरी है। जिस जगह आप पैदा हो रहे, बस उड़त है, कितने भी चले जाओ, चाहे 2 किलोमीटर शिफ्ट हो जाओ, आप रिफ्यूजी हो जाओगे, उसी टाइम आपके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। आप मालिक नहीं रहोगे धरती के। धरती का मालिक वही होगा जो उस जगह पर है, जिस जगह पर पैदा हो रहा है, वो धरती का मालिक है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये हमारे बुढ़े डीसी का जब कोई कागज आया करता, 1 मिनट पहले ना अपने कागज ना अपना दोहरा धर ले, आज ये तो कितने खाओगे, ये लट धरे हैं। फिर इन्हें सोचा कि ये बुढ़े तो भाई, ये तो इनका तो जमीर जिंदा है, इनकी अगली औलाद ने ईसा बनाओ ना, तो यह पगड़ी बंद है ना, या जमीन ने माकव है, और ना इन्हें बेरा हो तो इन्हें पढ़न सिखाओ और इन ईसे कागज पढ़ा दो डीसी जिले का मालिक हो है। हम तो नहीं माना कि डीसी ने जितनी तनख्वाह मिला हुआ हमारे टैक्स के पैसे तो मिला है, तो डीसी होगा तो हमारा नौकर, आप मानना उसने मालिक। एसपी हो, पुलिस वाला हो, वो है तो हमारा नौकर, मानना आप उसने मालिक। नेता है तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, मारते पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता, और असलियत में वो हमारे ऊपर अपने कानून लादन लग रहा। देश का, धरती का, दुनिया का, संसार का नियम यह है बुजुर्गों कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया और मैं एकला आदमी अगर उस कानून को मानने से मना करता हूं, तो सरकार जबरदस्ती मुझे उस कानून को मानने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो सरकार क्या खेल खेलती है, आपके ऊपर फिर दूसरे आरोप लगा करके दूसरी चीजों में आपको जेल में डालेगी। मतलब सड़क रोकने का कोई आरोप लगा दिया, देशद्रोही का कोई आरोप लगा दिया, या कोई दूसरा आरोप लगा दिया, उस चीज को ना मानने के ऊपर आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता। यो कानून है इस धरती का। और ये बात इन बेरा था। मैं आपने एक संस्मरण बताऊंगा, इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगली पीढ़ी तक यह संदेश जाना जरूरी है। राजकोट के अंदर गुजरात में 20 रुपए जुर्माना कर दिया हेलमेट ना पहनने का। कई साल पहले की बात बताऊं मैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं वहां, वो काफी दिनों से पक्ष मुक्त भारत के लिए लड़ रहे हैं, अशोक भाई पटेल। उन्होंने चिट्ठी लिखी डीसी को, ट्रैफिक के आईजी को, एसपी को, कि तुमने जो ये नियम बनाया है कि हेलमेट ना पहनने के ऊपर 20 रुपए जुर्माना लगेगा, ये गैर संवैधानिक है, ये सिर मेरा है। तुम मुझे जागरूक कर सकते हो, तुम मुझे अवेयर कर सकते हो, मेरा आगे हाथ जोड़ सकते हो, मने मतलब तैयार कर सकते हो मानने के लिए अपनी बात, बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपना सिर फड़वाना चाहूं तो क्यों रोकना चाहूं भाई? भाई मैं तो फड़वाना चाहूं, तू कौन है मैंने धक्का करके 20 रुपए जुर्माना लाना ला? मैं तुम्हारा यह कानून मानने से मना करता हूं और मैं फलानी तारीख ने फलाने इतने बजे इस सड़क पे न गुजरूंगा, और तेरी औकात हो तो तू मेरा चालान काट के दिखा दिए। चिट्ठी लिख दी, अब आईजी का तो आर्ट होगी भाई, ऐसा तो सीधी सीधी लिख दिया तो गड़बड़ होगी। उधर नाका ला गया पाया, उसको पकड़ा, उसने कहा चलान दे, बोला कति नहीं दूं, बोला कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, बोला कोर्ट में हो जाऊंगा। कोर्ट में चला गया, केस 28 दिन के बाद अगर आप ना पे करते हो तो कोर्ट में चला जाओगे। कोर्ट में जाके जज ने बोला 20 रुपए जुर्माना, उड़े खड़ा खड़ा नाटका ने बोला कौन दिंदा, बोला जेल होगी, अख मंजूर है। 1 दिन की जेल कर दी, अखबारों में छप गया। अगले दिन जेल में तब बाहर आया, सारी मीडिया आ गई। भाई मैंने टाइम बता दियो अगर कम हो तो। हाँ
जेल तक बाहर आंदे सारी मीडिया ने छाप दिया। उसने कहा भाई मेरा सिर और मैं मालिक, मेरी मर्जी, मैं चाहे इसने बचाना चाहूं कि मैं ना फोड़ना चाहूं। सरकार कौन धक्का करने वाली, मेरे तेन कहने कि तना या टोपी भरनी पड़ेगी। लोगों ने जायज लागी, फिर चिट्ठी लिखी, नु बोला 1 दिन की जेल हुई है, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, इस तारीख ने इतने बजे, और तेरी औकात हो तो तू रोक के दिखा लिए। और फिर वह बात बनी, फिर वह सेम कोर्ट में चला गया। उसे जज, क्योंकि सेम थाने की अगर चलान होगा तो सेम जज दो जाया करे। उसे जज ने उसको सजा दी 7 दिन की। जब 7 दिन की सजा दी तो उड़े 8 आदमी और पहुंचे जेल में उसका समर्थन करने के लिए। तीसरी बार फिर हुई, 7 दिन की जेल काट का आया, फिर नुकाई, फिर लिखूंगा चिट्ठी, फिर चिट्ठी लिखी। जब गया कोई नहीं पाया, और पता चला तब से लेके आज तक राजकोट के अंदर हेलमेट का कोई चालान नहीं है। सिर्फ यह उस एक आदमी के अभियान की बात थी। या मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मैं ये कहता हूं हमेशा कि किसान ने जमीन किसान की है, किसान की जमीन को हथियाने के लिए इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर बदलाव किया। पहले कानून था कि 70% लोगों की सहमति होगी तो उस जमीन पर सरकार कोई एक्वायर करने का या कोई भी प्रोजेक्ट लाने का काम कर सकती है। लेकिन अब इन्होंने कानून बना दिया कि अब आपकी भी सहमति की जरूरत नहीं है, 70% तो छोड़ो। अगर यह कोठी चाहिए, उन्हें यो प्लाट चाहिए या जगह चाहिए या जमीन, तो सरकार केवल आपके खाते में पैसा भेज करके आपको नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि 30 दिन के अंदर इसको खाली करो, यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगने वाला है। हमारी डिमांड क्या है? हम क्या कहते हैं कि अगर गामराम ने जागना और गामराम ने समझना हो, तो मैं ये कहता हूं कि यो किला जिस मालिक का है, वो मालिक अगर इसको 500 करोड़ में भी बेचना चाहता है तो उसकी मर्जी चलेगी, नहीं तो अगला कह देगा मैंने कौन बेचना, तो चाहे सरकार अपनी रेल कित्ते को लेकर जाओ, वह नहीं बननी चाहिए। उड़ा क्यों जी? गलत तो नहीं बात यार, मालिक की मर्जी होनी चाहिए। अब इस जो लैंड बैंक वाले कानून में इन्होंने एक और खेल खेला जिसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, गांव के लोगों को, क्योंकि गांव में एक अलग तरह की राजनीति उन्होंने फैलानी स्टार्ट कर दी। मैं लाडपुर गांव में एक प्रोग्राम करके आया था। लाडपुर में जिस भाई ने प्रोग्राम करा, कुलदीप भाई ने, जो आशीष भाई ने, मेरे को उनसे बात हुई तो न्यू बोला, मेरे पड़ोसी न्यू बोले तने बीजेपी की खिलाफत करने वाला आदमी का प्रोग्राम क्या करवाया? अकाड़ा तो साहिब सिंह वर्मा की वजह से लोग बीजेपी के भगत हैं। मैंने न्यू कहा बोले मैंने तो सरकार की बातें नहीं कही, इस सरकार की मैं तो न्यू कहूं हूं कि भाई पॉलिसी की बात करी मैंने तो। अब वाह तेरी सरकार का चुभगी, तेरे नेता का चुभगी, तो मेरी क्या गलती भाई? मैं तो एक बात बताने लग रहा बुजुर्गों, स्कूल जब आपने बनाया था गांव में, वह जमीन किसकी थी? गांव की जमीन थी, पंचायत की थी, या पंचायत की नहीं थी तो लोगों ने अपना अपना 1-1, 2-2 गज काट के अपने जमीन के दिए थे। अपने जो जमीन का किला 5000 गज का होया करता, 4600 गज 4400 गज का कर लिया था। किले भैया इनमें मिला दो या जमीन इतने किले इसके बन गए। नुए हुई थी ना जी चकबंदी, है ना जी, 4 विषय कटी थी, है ना। और वह जो जमीन थी वह पंचायत की या फिर पूरे गांव की गिनी गई। वह आज भी उन्हें के नाम खड़ी है वैसे तो, लेकिन वह उन्हें गांव के नाम पर वह छोड़ दी। तो एक बात सुनियो बुजुर्गों, आपके अस्पताल की जमीन, स्कूल की जमीन, श्यामलात की जमीन, चपाड़ की जमीन, मंदिर की जमीन और जोड़ की जमीन, सारी जमीन सरकार अपने नाम रजिस्ट्री करवागी लैंड बैंक वाले कानून में। अब यह जमीन तो है हमारी गांव की, और करवाली सरकार ने नाम। और सिर्फ या नहीं, 9 लाख एकड़ जमीन आर्मी की, 3 लाख एकड़ जमीन रेलवे की और दूसरे महकमे की। और एक बार नजर दौड़ाइयो अपने गांव में या किसी भी गांव में, भारत के किसी भी गांव में अगर नजर दौड़ाओगे आपको पता चलेगा कि आपके गांव के स्कूल की जमीन सबसे प्राइम लोकेशन पे है, सबसे प्राइम लोकेशन। मतलब भाई इस जगह पर तो क्या गजब की चीज बनेगी अगर जैसे स्कूल की जगह कोई दूसरी चीज बनाए, बड़े बड़े उद्योगपति की। आपकी करोड़ों की अरबों की जमीनों को
कोड़ियों के भाव अपने नाम करवा के और सबता गांव अपनी राजनीति में उलझ रहा था। ठीक बात। इब जो या जबरदस्ती हमारे साथ हो रही है कि हमारे खेतों के अंदर हमारी मर्जी के बिना कोई भी पोल गाड़ जाओगा, तो फिर यह जबरदस्ती काल ने उन गेल भी होनी है जिनसे भाई आज मारी गेल नहीं लागते। यह बात उन भैया तय समझानी पड़ेगी, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझाना पड़ेगा। सिर्फ इस मुआवजे की लड़ाई लड़ते रहोगे तो चाहे कितने दिन लड़ते रही हो, उन्होंने आपको पैसा देने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर करनी है। असली धन थोड़ा है, डिजिट ही है ये। हम इसको पैसा मान रहे हैं, पैसा है नहीं ये। क्योंकि पैसे के बारे में अगर अपने बुजुर्गों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा। हमारे बुजुर्गों की एक लाइन होया कर दी कि भाई गाड़ी के पहिए जितना रुपया होया करता। यह लाइन सुनिए नहीं तो है। उस रुपये की वैल्यू क्या थी किसी को पता भी नहीं है। स्टैंडर्ड है हमारे पुरखों का बनाया हुआ और कानून बनाया हुआ। वो स्टैंडर्ड है क्या मालूम? 15 रुपया की एक मोहर होती थी 1 तोला सोना, यानी 15 रुपया का 1 तोला सोना। यही स्टैंडर्ड है, मानक। स्टैंडर्ड का मतलब इस बात तक समझ में आओगा कि 1 किलो का बट्टा सोने का ज्यादा बढ़िया तोलेगा या लोहे का ज्यादा बढ़िया तोलेगा या माटी का बढ़िया तोलेगा? बताइए जी। है जी, बराबर तोलेगा ना। 1 किलो का बट्टा यानी 1 किलो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो सोने का है कि माटी का। 1 किलो निर्भर करता है 1000 ग्राम के ऊपर। ऐसे ही 1 रुपया चांदी का, 1 रुपया 90% चांदी, 1 रुपया 50% चांदी, 1 रुपया कागज का, 1 रुपया लोहे का, 1 रुपया मोबाइल में डिजिट वो ट्रांसफर करते हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो क्या चीज का बन रहा है, वो निर्भर करता है इसका मानक क्या है। जैसे 1 किलो का मानक है 1000 ग्राम, वैसे ही 1 रुपये का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। यह बात हम लोगों में से किसी को नहीं पता। ये पता है सबको, खास तौर पे आप लोगों को पता है। न्यू निकाह करते भाई सरकार तो रहा जितना सोना होगा उतने नोट छाप सके। या लाइन तो सबने सुनी कि नहीं भाई? सारे भाइयों ने वो कितना सोना हुआ है और कितने का नोट छाप सके। जब इसका पता हमने आरटीआई डाल के पता करा तो आरबीआई के कागज काट के लाए तो पता चला 1 रुपये अगर छापना है तो 777 मिलीग्राम सोना धरना पड़ा है। यानी 100 का नोट छापन खातर 8.25 तोले सोना चाहिए। फिर हमने न्यू देखा भाई इतना सोना धरा और इतना नोट चला रहा, तो इसका मतलब इस नोट ने कदे सोने में भी बदल सका। यह बात भी बुजुर्ग क्या कहते कि इसके बदलेगा सोना धरा हमारा। सुनिए नहीं जी, इसमें सोना आवे और कितना सोना आवे? तो इतना सोना आवे कि 100 के नोट में 8.25 तोले सोना। हमने न्यू पता करा क्या ये 8.25 तोले सोना मिलेगा हमने जहां मांगन चला। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये कानून है, उसकी धारा 26 ये कहती है कि हां अगर आप लेने जाओगे तो आरबीआई आपको सोना देने के लिए बाध्य है, क्योंकि आपकी नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने अपना एक एफिडेविट दे रखा है जिस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जुगर आड़ती पर्ची दिया करे कि मैं धारक को 500 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं। वह पर्ची ही 500 लीटर डीजल हो जाएगी। भाई यू लियाओ, यो लियाओ, आप लियाओ, कोई भी लियाओ, 500 लीटर डीजल की वह पर्ची है। ऐसे ही आपके सोने की पर्ची है यो रुपया। हमने इसके ऊपर पता करा क्या हमारे सारे नोटों के बदले में सोना रखा है हमारा। पता चला कि सरकार ने एक बार लोगों की जमीन हथियाने के लिए कुछ रुपए ऐसे छाप लिए जिनके पीछे सोना नहीं रखा था। बाबे न्यू कुकर छाप लिए। पब्लिक तो बोली है, उन्हें बेरा ही नहीं। पब्लिक की मेहनत, पब्लिक की जमीन, पब्लिक का डांगर और पब्लिक का घर बार सब कुछ
कागज के टुकड़ों में हथियाया जा सकता है। मैं बोला क्यों कर हथियाया जा सके भाई, न्यू को कर हथिया लोगे? न्यू बोला लाओ तुमने एक कानून बतावांगे जिसके जरिए हथिया लिया गया। ये जो मैंने आपको बताया ना 15 रुपया में 1 तोला सोना, ये कब बना कानून? 1882 में। पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कॉइनेज एक्ट 1906 में लिखा हुआ है। हमने पता करा इससे पहले क्या कानून था। इससे पहले कानून था 10 रुपए की एक मोहर। एक बात सोचियो, मेरे घर 150 रुपये दरे ताऊ, कितने रुपये? 150। और मैं घराली तो बोला कि भगवान 10 रुपया का 1 तोला सोना है, मतलब उसका वही उसका स्टैंडर्ड है, एक मोहर आवेगी। तो मैं 150 रुपया में कल न जाकर मोहर ले आऊंगा बैंक में। तय कितनी मोहर आवेंगी जी? 15 मोहर आवेंगी। 15 मोहर का सोना मेरे दो रदरा। क्यों? मैंने 150 रुपये कमा रखे। 150 रुपये करता कमाए, मेहनत करी, जमीन बेचे, डांगर बेचे, के में बेचा हो, मेरे पे 150 रुपये धरे थे। ईब उस दिन बन गया कानून। कानून में आ गया कि कल से 150 रुपया की नहीं होती, 10 रुपया की नहीं होती मोहर, मोहर होगी 15 रुपया की। यो कानून बन गया। तो अगले दिन जब वो कानून बन के अगले दिन जब जारी होया तो 150 रुपया में कितना सोना होगा? क्या मोहर आवेंगी जी? 10। 15 मतलब एक दिन पहले 15 तोले सोना था उन 150 रुपया का मन, और अगले दिन उसी 150 का मोल 10 तोले सोना, यानी एक कागज के टुकड़े ने 5 तोले सोना गायब कर दिया। नहीं समझे? उस 150 रुपये ने कमान खातर जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने हांगा लाया, मेरे जय दिन लाग गए, मेरा जितना सामान गया वो तो कम नहीं होया। क्यों जी? जो करे मेरे घर में मान लो 200 रुपये दरे हैं या 300 रुपये दरे और 100 रुपये डीजल का रेट है, तो मैं पहले दिन 300 रुपया में कै लीटर डीजल ला सकूं? 3 लीटर डीजल ला सकूं 300 में, 100 रुपया का रेट है। और अगले दिन डीजल का रेट हो जावे 150 रुपये, तो 2 लीटर हो गया। उसे टाइम रुपये उतने दरे हैं, लेकिन ये डीजल की वैल्यू कम। हांगा जितना मैंने लाया, यानी मेरी मेहनत जो मैंने मेहनत करके जितना रुपया कमाया उस रुपए की वैल्यू कम हो गई। जब किसान ने मेहनत करी, बेचन गया मंडी में, उसका टमाटर बिका 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, और फिर अचानक जी वो सारा टमाटर चला गया अडानी के, अंबानी के वेयर हाउस के अंदर, फिर टमाटर का रेट हो गया 100 रुपये किलो। समझ गए जी? 100 रुपये दरे थे घर हमारे। जब 5 रुपये किलो रेट है टमाटर का, जब किसान ने मिलना है तो 20 किलो टमाटर आवा है। उसी 100 रुपये में अडानी के पास वो जाते ही 1 किलो टमाटर आवा है। उस 100 न कमाने में तो मेहनत कर रखी मैंने पहले, यानी मेरी मेहनत को 20 गुना कम कर दिया गया सिर्फ एक कानून जारी करके, एक इन्फ्लेशन ला करके। समझ रहे हो मेरी बात ने? इसी प्रकार से जिस टाइम पे 2003 में आरबीआई ने बिना सोना रखे पर्चियां छाप दी, नोट छाप दिए बेहिसाब, कितने चाहिए बताओ, और आपकी जमीनें खरीदी गई थी महंगे महंगे रेटा में। वो नोटों के बदले सोना आरबीआई के पास नहीं रखा, जिनको हम नकली नोट बोलते हैं। हमने इसके ऊपर कर्ज मुक्त अभियान चालू करा, 550 लोगों के आवेदन लगा लिए। एक आदमी का तो 6 करोड़ रुपए का लोन था। हमने सरकार से, आरबीआई से ये पूछ लिया कि भाई न्यू तो बता दो, ये जो लोन तुमने मारते दिया था, ये जो नोट मारती दिए थे, ये असली थे कि नकली थे? क्योंकि जो असली भारत का रुपया है उसके 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना आवे है, और इतना ही सोना थारे दियो इन नोटा में 4800 में आवे। इसका मतलब तेरे 4800 रुपया की कीमत भारत के 1 रुपए की कीमत के बराबर है। समझे आप? तो न्यू बताओ असली है कि नकली है? 550 आदमियों के आवेदन का जवाब आज तक एक भी बैंक वाला नहीं लगा पाया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इन नई पीढ़ी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए कि सरकार आपके इस रुपए का नाम बदलकर ई रुपया करने जा रही है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि रुपए का नाम जब तक रुपया रहेगा, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 के अनुसार
आपको उसके बराबर का सोना देने के लिए सरकार और आरबीआई बाध्य है, देना पड़ेगा। आज 2000 रुपये बैंक में लेकर चले जाओ आरबीआई में और आवेदन लगाओ कि मने इसका सोना चाहिए, तो लगभग 1.5 किलो सोना बना है। हमने लगभग 1500 लोगों के आवेदन लगा रखे हैं। आज तक बैंक वाले ना न्यू कह पाए कि हम गलत कह रहे हो, ना न्यू कह पाए हम ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब एक तय दे दिया तो सारा देश लाइन में लाग जाएगा, और जब ना दिया तो जेल में जाओगे। तो जवाब ही नहीं देंगे, फंस रहे हैं। मैं अब वो रुपये को बदल करके ई रुपया करने जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं, सीबीडीसी। उस दिन 41.5 करोड़ के हिसाब से छोड़ो, 150 करोड़ के हिसाब से भी दोगे तो उन्हें तो डिजिट देनी, बदले में सोना थोड़ी देना। नकली नोट पकड़ाने हैं और उस नकली नोट के बदले में आपकी जमीनें जो है वो हथियाना, इनका पर्पस है ही है। जमीन आपके पास किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। परिवार आपके तोड़ने के लिए पूरा खेल चल रहा है, आपके बच्चों को अश्लील वीडियोस परोसने का खेल चल रहा है। और जहां जहां ये पावर ग्रिड लगे हुए हैं, भाई नौजवान साथियों, एक बार गांव में जाकर पता कर आइयो, निमड़ीवाड़ी में एक भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती आज के टाइम पे। एक भी बच्चा नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं होता, एक भी। कै महीने हो, कै साल हो गए ओड़ा बालक नेचुरल तरीके से पैदा होया, जाके पता कर आओ। यो ये काम याड़े के बीज मारने का चल रहा है, यो सबका मारना है। यो सिर्फ आड़े का कौन मारना? जहाज से, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से आपके जमीनों की पूरी पैमाइश होने लग रही, और उस पैमाइश में ये पता करते हैं कि ये 10 गांव हैं, इन 10 गांव का नाश करने खातर इन 10 गांव के बीच में कोई इसी फैक्ट्री ला दो, इथेनॉल की फैक्ट्री ला दोगे तो आसपास की सारी जमीन बंजर हो जाएगी। अगर शुगर फैक्ट्री लगा दोगे तो उसका राखी उसकी सारे गांव का जीना बराबर कर रखेगी। कोई पावर प्लांट लगा दोगे, कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा दोगे, कोई थर्मल प्लांट लगा दोगे तो ओड़े बर्बादी चालू हो जाएगी। कोई और कुछ नहीं बनेगा तो डंपिंग यार्ड खोद दो, आड़ा इनका कबाड़ का ढेर ला दो। इन गांव का जीना मुश्किल होना चाहिए ताकि ये आदमी अपनी बेसिक, अपनी जड़ को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। आपकी जड़ दिखानी है, नया असली बात तो यह है। जड़ दिखते ही आप हो जाओगे रिफ्यूजी, और रिफ्यूजी होते ही आपका इस जमीन से, इस देश से अधिकार हो जाएगा खत्म। फिर आपको एनएसी और एनआरसी के अंदर, जो सीएए और एनआरसी के अंदर, फिर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। अगर आप वहीं रहते हो जहां आपका जन्म हुआ है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये इनको पता है। टेक्निकल पॉइंटों पे लड़ करके पूरा खेल चल रहा है, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां उन्हीं के गुलाम बन के बैठे हैं, जिनके हाथ में ईवीएम है, जिनके हाथ में मीडिया है, और जिनके हाथ में सारा का सारा पैसा है। और वो है कॉरपोरेट्स, वो है बिजनेसमैन, वो है बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनी। इसलिए अगर आपको सचमुच इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को बचाना है, तो हम लोग 2-4 मूल मंत्र देते हैं हमारे बुजुर्गों से सीखी हुई बात के हिसाब से। वो मूल मंत्र क्या है कि अगर आपने मांगनी है सच्ची में, तो गांव राम ने इकट्ठा करके इस बात के ऊपर मांगो। अगर जागरूकता की जरूरत होगी तो जनता सरकार मोर्चा के साथी जागरूक करने के लिए आ जाएंगे आपके बीच में, लोगों को समझाने, उन लोगों को जो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है बढ़िया। हमारे बड़े बुजुर्ग, हम बच कैसे पाए आज तक, उसका सिर्फ एक ही नियम था कि गांव में अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, कोई असामाजिक काम कर दिया, तो पंचायत बैठती थी और उस पर निर्णय लेती थी। जब कोई पुलिस वाला एंटर भी करा करता था तो चल भाई रे, गांव का मामला है, तेरी जरूरत नहीं है, गांव का मामला गांव देखेगा। जब तक यो हाल रहा हमारा, मुकदमों के ऊपर हमारा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। और न्याय हुआ, सबसे बड़ी बात न्याय हुआ। इन्होंने पंचायती आदमियों को विधानसभा में भेजना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल बना दिए पंचायती आदमी। फिर पंचायतों में आ गए गंदे आदमी, राजनीति करने वाले लालची लोग, और उन लोगों ने शरीफ आदमी को कहना शुरू किया उल्टा सीधा, तो शरीफ आदमी शर्म के मारे बैठ गया गरा। तो पंचायतों के ऊपर कब्जा हो गया गंदे और लुच्चे बदमाश लोगों का। ये भी पराशर साहब का मतलब थोड़ी देर पहले बोला गूंगी और बहरी सरकार है, गूंगी और बहरी सरकार नहीं है, बड़ी सोच समझ के चलने वाली चालाक, घाघ और कमीने लोगों की सरकार है, जो एक एक चीज के ऊपर सारों की नजर रखती है कि यो समाज कैसे तोड़ना है, यो समाज कैसे तोड़ना है, इनके बीच में लट कुकर बजवाना है, जाट बामणा का कुकर बजवाना, बाणिये बामण का कुकर बजवाना, रोड जाट का कुकर बजाना, यह पूरी प्लानिंग चल रहा है। इनसे बात नहीं बना तो हिंदू मुसलमान कुकर करवाना। ये
उस आदमी को मूर्खों की तरह कि रोड़ा किसी का भी हो, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की कमी आ गई। शरीफ आदमी की चुप्पी ने यह समाज बर्बाद कर दिया। ईमानदार आदमी के चुप रहने से सब कुछ बर्बाद हो गया। ईमानदार आदमी को घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि केवल ईमानदार आदमी है जो आंख में आंख डाल के नेता को यह बोल सकता है कि साले तेरे पे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन गलत नहीं होने देवा किसी के लिए, किसी के साथ। यो तो कर सका है। बेईमान आदमी क्यों कर देगा जी? लालची आदमी क्यों कर खड़ा हो जाएगा? लालच में और डर में फंसा हुआ आदमी कैसे नेताओं के साथ बात कर लेगा? वो तो बेच के आएगा सारे सिस्टम को। क्यों जी? वो तो बीच का रास्ता निकालेगा। वो बीच के रास्ते निकालने वाले लोगों ने तो सारा समाज का नाश मार दिया। ये बीच के रास्ते बंद होने चाहिए। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चार चीजों का फैसला गांव करेगा। मेरा जल है, मेरा पानी। आज सरकार ने आपको पानी का लालच दे रहा, क्या घर घर आपको ट्यूबवेल उससे पानी देवांगे टैप से, लेकिन बिना आधार कार्ड जोड़े कौन देवा? बिजली 300 यूनिट देवांगे तो बिना आधार कार्ड के कौन देवा? जो सी भी चीज का लालच देवेंगे आधार कार्ड जोड़ के देवेंगे। हर चीज को आधार कार्ड के साथ जोड़ रखा है आपकी। बिजली का हो, पानी का हो, बैंक का खाता हो, गैस की रसोई हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपकी ITR हो या दूसरे कागज हो, वो सारे कागज आधार के साथ जोड़ रखे। 2 साल पहले आप तय एक लाइन कही थी ना कि अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे ना 2 इंजेक्शन लाने का, तो गाड़ में नहीं बढ़न देंगे, रोशन राशन नहीं मिलेगा कोटे से, बैंक में नहीं जान देंगे, सचिवालय में नहीं जा पाओगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। अगली बार न्यू कहेंगे कि चौथी डोज निलवाओगे ना, इतना आधार कार्ड नहीं खुलता, और इतना आधार कार्ड नहीं खुलता, इतना पानी भी नहीं आंदा, बिजली भी नहीं आंदी, रोटी भी नहीं मिलती। यो आलो नाड़ा है हमारा। यह बात समझ में बेरा नहीं कद आवेगी, लेकिन इन्होंने ये आधार कार्ड को हर चीज के साथ, फैमिली आईडी के साथ जोड़ने का खेल, बच्चों की अपार आईडी, स्कूलों के अंदर बच्चों को इंजेक्शन लगाने लग रहे हैं, लड़कियों को लगाने लग रहे हैं सिविक कैंसर के इंजेक्शन। पहले से प्रोटेक्शन करेंगे। हमारे गांव में इतने लोग बुजुर्ग जो हैं वो बीमार हुए पड़े, उनका कहते नहीं फ्री इलाज कर दे। कैंसर के मरीज का कहते नहीं कर दे। वो एक्सीडेंट में होगा मरे, उनका कहते नहीं कर दे। बच्चा का जन्म अस्पताल में पीछा गए, इतने महंगे महंगे इलाज है, उनका कहते नहीं कर दे। तुम कोरोना का इलाज क्या करो? एक बीमारी का इलाज क्यों करो? सबका क्यों नहीं करते? बीमारी आने तो पहले तो बड़का के सारे इंजेक्शन लगावा हैंगे, फ्री में लावेंगे, लेकिन बीमार हुए पाछा इलाज मां बाप अपने आप अपनी जेब तक कराओगा। यो खेल नहीं समझ में आंदा। जब से डॉक्टर आए तब से बीमार होने स्टार्ट हो पा। हमारे गांव में डॉक्टर को नहीं होया करे था, ना अस्पताल होया करे था। या बात समझ गया अपने छोटे छोटे बालका ने जो आपके पोता पोती है उनने बचा लो। इन केमिकल आता है, जिन जिन का केमिकल जा रहे हैं, जिन जिन 2 बूंद जिंदगी की ले रखी, 40 पार को नहीं करा, उसका पैलम पैरालिसिस या अटैक हो लेगा। सारे बालक जो छोटे छोटे बालक पैदा होने लग रहे हैं। अब यह बात तो 40 साल बाद समझ में आओगी ना आपके, क्योंकि वो मरने तो 40 साल बाद स्टार्ट होंगे। क्यों कर मानोगे? या जहां तक मेरी गल कई बार लड़ाई बात जाए, तो उलझुल कुछ हो बात करा जावे तो इसी बात करे आज की। इसलिए बुजुर्गों एक बात है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला हम करेंगे। हम मतलब गांव करेगा। गांव ने जैसा चाहिए उसका सरकार के उसके ऊपर सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारी रिहाइश जिस भी गांव में करी थी वो इस हिसाब से करी थी कि पानी हमारे पास पूरा मिले, जमीन हमारे खाने के लिए ऐसी हो कि जिसमें अनाज पैदा कर सके, जंगल हमारे पास हमारे डंगरों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, लकड़ी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। आज डांगर नहीं है और जंगल नहीं है तो अपने पास लकड़ी और गोश्त भी को नहीं है। जब गैस बंद कर दी जो आधार कार्ड के साथ जोड़ रखी, तो रोटी करता खाओगे। और किसान के पास अपना बीज भी को नहीं, सारा बीज बाजार में ताव है। डांगरा का बीज भी बाजार में ताव है, मरसा का भी 70% बीज बाजार में ताव है। दिल्ली में रहने लग रहे हो, IVF सेंटर देखो कितने खुल लिए। सारी 70% हमारे नौजवान नपुंसक और बांझ हो चुके हैं, अगले बच्चे पैदा करने की पोजीशन में नहीं है। ये सारा का सारा आपके खेतों में जो डाला जाने लग रहा है और शरीरों में जो केमिकल डाल रहे उसका असर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला गांव करेगा। और दूसरा जो मूल मंत्र इस पे हम देते हैं वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को निकाल कर फेंकना पड़ेगा और समाज को वापस अपनी भूमिका में आना पड़ेगा। सरकारी स्कूल नहीं, सामाजिक स्कूल है ये। समाज की दी हुई जमीनों पे बने हुए, समाज के योगदान से बने हुए स्कूल हैं। समाज के बच्चों के लिए, समाज के लिए तैयार करने के लिए स्कूल होता है, ना कि कंपनियों का गुलाम बनाने के लिए स्कूल और शिक्षा होती है।
मारा बालक सारी जिंदगी मेहनत कर कर उसने पढ़ा हुआ है, और फिर कोई कंपनी उसने लेकर बेंगलोर उठ जाए, अमेरिका उठ जाए, मां बाप वाले किसके भरोसे पड़े रहेंगे? समाज के लिए तैयार करना पड़ेगा बच्चों को, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप सब लोग जो लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखिए, बीच का रास्ता निकालना हो सरकार ने, थोड़े दिन थकाना हो, या पहला ही सरकार की नीयत में हो कि इनकी यही मांग तो आप मान लेंगे तो बात न्यारी है, नहीं तो आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जी 13 महीने तक लाखों लोग बॉर्डरों पर बैठे रहे, तब जाके खेती के 3 कानून वापस हुए थे। आपको मालूम है इस बात का? यह बात आपको भी पता है कि सरकार आपको थकाना चाह रही है। अगर सच में इस लड़ाई को बड़े अंजाम तक लेके जाना है, बड़ा आसान सा तरीका है। गांव के नौजवान बच्चों को यहां बुलाओ, पूरा षड्यंत्र समझाएंगे, पूरा खेल समझाएंगे। वो बच्चे जाकर के नौजवान गांव में समझाएंगे। गांव के जिस दिन बात समझ में आ जाए, 1 हफ्ते में आ जाओ चाहे 10 दिन में आ जाओ, 10 दिन में गांव के बात समझ में आ जाए तो सरकारी आदमी की गांव में एंट्री बैन कर दो। क्योंकि सरकार के सारे एजेंडे सरकारी आदमी के थ्रू होते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पानी की टंकी आड़ा, सारी चीज हम अपने आप देख लेंगे, तुम जाओ, थारी जरूरत को नहीं। जिस दिन गांव ने यो फैसला लेना आ गया, उस दिन सरकार गांव से बाहर जाकर बात नहीं कर सकती, सरकार गांव के बाहर फैसला नहीं कर सकती। और जब तक न्यारे न्यारे होकर अपनी अपनी बात करते रहेंगे, अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक मेरे लिए आप नहीं बोलोगे और आपके लिए मैं नहीं बोलूंगा, तब तक समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई आप जीत नहीं सकते। हमको सफाई वालों के लिए भी बोलना पड़ेगा, रोडवेज को भी बिकने से बचाना पड़ेगा, LIC को भी बिकने से बचाना पड़ेगा, रेलवे की जमीन भी बचानी पड़ेगी, हम लोगों को ही बचानी पड़ेगी। क्योंकि वो जितने भी सरकारी संस्थानों की जमीन है, वो हमारे ही पुरखों ने मेहनत से कमा कमा के टैक्स देकर बनाई हुई है, वो हमारी ही जमीनें हैं, वो हमारा ही पैसा लगा हुआ है। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको इतनी आसानी से प्राइवेट मत होने दीजिए। जब आप एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, एक दूसरे विभाग और एक दूसरे की मांगों के लिए बोलेंगे, जब हम सारा समाज मिलकर के खड़े होंगे, मुझे लगता है तब इस लड़ाई को एक नई दिशा मिलेगी और सरकार को पता चलेगा कि अब ये लोग बटे हुए नहीं हैं, अब ये इकट्ठी और संगठित होकर के लड़ रहे हैं। तो सरकारों को हमसे पूछ कर निर्णय लेने की आदत पड़नी शुरू होएगी, नहीं तो ये अपनी मर्जी से, मन मर्जी के कानून थोपते रहेंगे और आप लोगों को बंदर की तरह नचाते रहेंगे, जैसा पिछले 10-15 सालों से नचा रहे हैं। इससे पहले वाली सरकार थोड़ी सी कम नचा रही थी या थोड़ी कैमची फालतू मारन लाग रही है। पहले दिन तक लाइन में खड़े हैं, सारा नाश हो लिया है, थोड़ी ही बात बच रही है। जब ईब भी गांव खड़ा होगा तो आप अगली पीढ़ी ने बचा कहां, वरना इससे अगली पीढ़ी बच्चा पैदा करने की पोजीशन में नहीं होगी, जैसे किसान अपने खेत में फसल पैदा करने की पोजीशन में नहीं है। बीज बचाने की लड़ाई है ये, नस्ल बचाने की। बहुत आप लोगों का समय लिया, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।